I grew up on the fringes of the Hindi film industry in Mumbai, behind the camera as producer. चैनल वी में ही behind the camera से in front of camera हुआ. उसके बाद ups and downs, कभी फिल्म कभी टीवी. तब से अरमान बस यही था कि to bridge the gap between world cinema and Indian cinema. I have huge respect for Salim Saab and he is so wise and so learned. आजकल filmmakers are not just competing with other films, they are competing with reels. South के directors 80s 90s में खास आते थे because कहा जाता था नहीं they are South के directors, technically it's so sound. South has in these sensibilities, values, they have always had the edge over Bollywood. जहाँ पे आपकी industry is not seen as promoting merit, right. Your industry is getting a bad name. जैसा मैंने आपको कहा था, on the script and the vision of the director. कहानी आप क्या बता रहे हैं? अगर वो कहानी नहीं है, तो वो किरदार कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शो सूत्रधार विद विनीत राय में। आज मेरे साथ उपस्थित हैं टेलीविज़न और सिनेमा के बेहतरीन कलाकार रणवीर शोरी, जिन्होंने खोसला का घोंसला, सोन चिरैया और टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के माध्यम से हम सब पर बहुत अमिट छाप छोड़ी है। हाल ही में हमने इन्हें बिग बॉस OTT सीज़न 3 में देखा है। ये बीते 25 साल से भारतीय सिनेमा के अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो जॉकी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और आज भारतीय सिनेमा में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आइए जानते हैं उनके वीडियो जॉकी से एक बेहतरीन कलाकार बनने तक के सफ़र के बारे में। रणवीर भाई, वेलकम टू माय शो। इट्स कॉल्ड सूत्रधार विद विनीत राय। इसमें आपकी जर्नी के बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप शुरुआती दिनों के बारे में बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई, आपका बचपन कहाँ बीता? मेरी पैदाइश जलंधर की है और मैं 1 साल का था जब मेरा परिवार यहाँ मुंबई शिफ्ट कर गया। मेरे फादर हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर थे, मेरी मदर हिंदी की प्रोफेसर थी। मेरे फादर उससे पहले सिविल सर्विसेज में थे, सो लॉ का बैकग्राउंड था उनका। बट 73 में ही मूव्ड हियर टू टर्न फिल्म मेकर, जो उनका पैशन था एज अ यंग मैन। वो शुरू में जब यूथ में ही हैड कम हियर, ही हैड असिस्टेड राज कपूर साहब एंड डन सम राइटिंग वर्क आल्सो, एंड देन वेंट बैक फॉर फैमिली प्रेशर, बिकेम अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज। फिर 73 में ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज कॉलिंग, सो विद हिज फैमिली ही मूव्ड टू मुंबई। मैं तब 1 साल का था, मेरे बड़े भाई 11 और 13 के थे। अच्छा। So I grew up on the fringes of the Hindi film industry in Mumbai. जी। और स्कूलिंग मैंने की पहले सेंट थ्रीसास बैंड्रा कॉन्वेंट, फिर 1 साल जलंधर में पढ़ा बिकॉज मेरी फैमिली का कुछ, मेरी मदर को कुछ अपनी सर्विस कंप्लीट करनी थी, तो 1 year वी हैड टू मूव देयर। अच्छा। देन उत्पल सांघवी स्कूल जुहू, मिठीबाई कॉलेज जुहू, वहाँ पे 1st 2nd ईयर तक पढ़ा मैं। फिर मैंने एक डिप्लोमा किया ज़ेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस में, बिकॉज बाय देन आई हैड डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस। और फिर आई वाज 21 जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा इन टेलीविजन प्लस चैनल के साथ। अमित खन्ना और महेश भट्ट साहब, दे यूज्ड टू हेड दिस प्रोडक्शन हाउस फॉर दूरदर्शन जी। सो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई। वहाँ से चैनल वी ज्वाइन किया बिहाइंड द कैमरा एज प्रोड्यूसर। फिर चैनल वी में ही बिहाइंड द कैमरा से इन फ्रंट ऑफ कैमरा हुआ, दोनों हुआ। फिर वहाँ से थिएटर शुरू हुआ, वहाँ से फिल्म शुरू हुआ, टीवी शुरू हुआ। थिएटर के दिनों के बारे में बताइए, किन लोगों के साथ आपने थिएटर किया उस ज़माने में? तो थिएटर आई स्टार्टेड विद अतुल कुमार डायरेक्टिंग अ प्ले कॉल्ड द ब्लू मग,
जो कि ओलिवर सैक्स की एक किताब थी, उसकी जो कहानियाँ थीं उन पर एक कहानी, एक दो कहानियों पर आधारित था, मेमोरी के बारे में। अच्छा। तो वो मेरा पहला नाटक था, और उसी को देखकर फिर मुझे जो फर्स्ट ब्रेक मिला हिंदी फिल्म्स में, एक छोटी सी लव स्टोरी अच्छा शशिलाल नायर जी के साथ, जी। वो उन्होंने वही प्ले देख के मुझे वो रोल ऑफर किया था। सो दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक इनटू फिल्म्स। अच्छा, सो रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी जी, और उसके बाद फिर थिएटर जी, और फिर आपका स्टार्टेड विद टेलीविजन। यस, स्टार्टेड विद टेलीविजन। सो मेरी आप कह लीजिए जो मतलब ग्राउंडिंग जो है वो टीवी में है, बिहाइंड द कैमरा। अच्छा। हाँ, तो वो आज तक मेरे को जो पेस ऑफ वर्क है ना, वो आज तक चटकती है, तो मैं ज़्यादा देर खाली नहीं बैठ सकता। अच्छा। वो टीवी का इंजेक्शन लगा होता है आपको यूथ में ऑफ बीइंग अ वर्कaholic। जी जी कांस्टेंट आपको जो प्रेशर ना हो काम का, तो ऐसे लगता है कि कुछ गलत हो गया। जी जी। हाँ। 11th आवर में सारी की सारी चीजें जो करने की तरकीब जो है वो टेलीविजन से ही आती है बेसिकली। कॉन्स्टेंटली टू बी ऑक्यूपाइड विद वर्क। जी 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 जी। सो फिल्मों का सफर फिर आपका शुरू हुआ जी। और वहां से फिर सिलसिला शुरू हुआ आपकी फिल्मों का। हाँ, So- मतलब उसके बाद अप्स एंड डाउन, कभी फिल्म, कभी टीवी, फिल्म, टीवी, थिएटर तो हैज़ बीन अ कांस्टेंट जी। सिंस 99 आई थिंक। बट आई डोंट डू टू मच ऑफ थिएटर। एक सेट, मतलब साल के 10-12 शो, एक ना किसी ना किसी प्ले के, आई लाइक टू कीप रनिंग, टू कीप कमिंग बैक। यू नो, आई फाइंड इट फुलफिलिंग एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर। आई फाइंड इट वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। जी। सो वो मैं करता रहता हूँ साइड पे। उसके बाद से मेन जो आप कह लीजिए मेरा मेन फोकस टीवी फिल्म यही रहा है। जी, जब एक्टर जब शुरू में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई उनका आइडियल होता है। आप उस जमाने में आपके कुछ ऐसे आइडियल हुआ करते थे जिनको आप देख के बड़े हुए कि भाई इस तरीके की एक्टिंग? सिंगल कोई आइडल तो नहीं कहूँगा। जी। इवन जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर बिहाइंड द कैमरा, मेरा ऑब्जेक्टिव यही था टू बी अ फिल्म मेकर एंड बी पार्ट ऑफ मिडिल ग्राउंड सिनेमा, बिकॉज तब एक फॉर्मूला हिंदी फिल्में बननी शुरू हो गई थी मेन स्ट्रीम में। जी। यहाँ बिल्कुल आर्ट हाउस बनती थी, बट जो मोर एट पार विद इंटरनेशनल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, वो कम पाई जाती थी। यहाँ बिल्कुल आर्ट हाउस, यहाँ बिल्कुल फार्मूला जो मेन स्ट्रीम, स्पेशली 80s में अगर आप देखें, जहाँ मैं बड़ा हुआ 80s 90s में, तो तब से अरमान बस यही था कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन वर्ल्ड सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा, द हिंदी सिनेमा। तो तब से यही कोशिश रही है, जब मैं बिहाइंड द कैमरा भी था तब भी, और फ्रंट ऑफ द कैमरा भी, कि हम थोड़ा जो अपने आइटम स्पेस में से निकल के जी कुछ थोड़ा आप कह लीजिए सिनेमैटिकली ज़्यादा कुछ एट पार विद सिनेमैटिक वैल्यूज़ जो वर्ल्ड सिनेमा की हैं, उनके तरफ जाएं। सो चूंकि फादर आपके प्रोड्यूसर रहे तो उससे क्या परिवार की सोच में या आपकी सोच में कुछ बदलाव था? क्योंकि उससे मेरा जो एक्सपोजर टू, मैं तो कहूँगा जो लव ऑल्सो फॉर सिनेमा, आई थिंक वाज बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा। बिकॉज फिल्म्स मेरे घर में बचपन से बहुत, बिकॉज मेरे फादर को शौक़ था, फिर मेरे भाइयों को शौक़ था, और ना सिर्फ इंडियन मतलब हिंदी फिल्म में, बट हॉलीवुड की, फिर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वर्ल्ड जो दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस की भी। और लकीली मेरे फादर कभी हमको इस जो आप कह लीजिए जो फॉर्मूला हिंदी फिल्में होती थी बॉलीवुड, उनकी तरफ उन्होंने कभी इनकरेज नहीं किया हमको। जी। सो ही वुड रादर शो अस हॉलीवुड फिल्म्स, एंड देन माय ब्रदर्स पिक्ड अप फ्रॉम देयर। वो मेरे से बड़े थे, सो आई आल्सो पिक्ड अप द सेम थिंग। तो आज भी मैं जो हिंदी फिल्में, जैसे आप बहुत सारे आप देखेंगे मेरे कॉलीग्स या जो हिंदी फिल्में में जो काम भी करते हैं, वो हमेशा मेक श्योर दे वॉच एवरीथिंग जो रिलीज़ होती है फ्राइडे को, टू कीप अप विद क्या हो रहा है। वो मैंने कभी नहीं किया। मैं बहुत कम हिंदी फिल्में देखी। मैंने हमेशा जो फिल्में देखने का जो नज़रिया भी है वो रखा है, अच्छी फिल्में देखो जी। सो अगर कोई मुझे कहता है कि ये सुना के नहीं, ये जो पिक्चर लगी है बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए, देन आई विल गो एंड वॉच इट। इफ आई फाइंड क्रिटिक्स एंड फ्रेंड्स एंड सर्टेन पीपल जिनकी आप वैल्यूज़ एंड एस्थेटिक्स को रिस्पेक्ट करते हो, वो कहते हैं, देन ओनली आई गो। जी। I feel
attachment is to cinema, not necessarily Hindi cinema or Bollywood. It can be from anywhere. सिनेमा अपने आप में इतना बड़ा जी, है, जी, मतलब हम जी। उसको हिंदी या तेलुगु या मलयालम में उसको छोटा कर देते हैं। जी जी और आपने किसी एक इंटरव्यू में बताया भी था कि शायद आपके फादर ने भी काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे अपने जी। उस दौरान। सो स्पेसिफिकली क्या मोटिवेशन था आपको कि इतना सब कुछ घर में देखने के बाद भी आपने फिल्मों को चुना? I mean, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे Which लिए। is true because मेरे जो दो बड़े भाई हैं they are businessmen. अच्छा, They chose business. I think maybe because वही होता है कि आप किस उम्र पे हैं और क्या आप फेस करते हैं decides. So मेरे भाई क्योंकि मेरे से आई थिंक बड़े थे तो उन्होंने मेरे फादर की लाइफ की स्ट्रगल्स में जो सबसे टर्बुलेंट टाइम था उसमें शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स ज़्यादा फेस की मेरे से. जी सो दे चोज अ फाइनेंशियल लाइन. जी, मेरे लिए क्योंकि मैं छोटा था इट वाज मोर इमोशनल फीलिंग. राइट, यू नो मेरे फादर बिसाइड्स बीइंग अ प्रोड्यूसर ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही वाज वेरी एक्टिव इन जो एसोसिएशन पॉलिटिक्स जो होता है. जी जी जी, सो उसमें उन्होंने ही मेड अ लॉट ऑफ बैड ब्लड अच्छा, विद द रेस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. मतलब ट्रेड मैगजीन्स में फुल पेज एड्स मेरे फादर के नाम की छपती थी, अच्छा, यू नो उनको क्रिटिसाइज करते हुए, डिनाउंस करते हुए. तो आई थिंक दैट लेफ्ट अ इमोशनल Impact on you. impact on me as a teenager. जी, So एक वो होता है ना नहीं कि और ऊपर से यू नो मेरे माय रिलेशनशिप विद माय फादर वाज आल्सो नॉट ग्रेट. अच्छा, So this was like a double whammy for me. और आई थिंक दैट prompted the जी. final decision कि नहीं ये जो यू नो के जी नाम जो खराब जी जी जी, हो जी, रहा है टाइप. वैसे भी इन जनरल बहुत ही अनसर्टेन होता है, मतलब यू नो आपको लगता है कि जिस तरीके का करियर स्पैन होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट स्टार्स बट एक्टर्स की बहुत अनसर्टेनिटी जी. भरी जीवन रहती है. आपको लगता है कि कोई प्लान भी होना ज़रूरी होता है किसी भी एक्टर के लिए? I would think so because अब मुझे हो गए 25 साल हो गए एक्टिंग करते हुए and I see a lot of my colleagues, at least not a lot but I mean see a considerable percentage of my actor colleagues who are not faced with financial strain राइट, because हो सकता है उनके पीछे से you know parents ने बेसिक लाइफ प्रोवाइड की है या हो सकता है उनका अपना कोई साइड बिजनेस है where they are not compelled to work for money as an actor. जी ऐसी भी है परसेंटेज काफ़ी एक्टर्स की जो यहाँ पे जिनके पास दे आर नॉट हियर टू इट, दे डोंट डिपेंड ऑन इट स्ट्रिक्टली फॉर लाइवलीहुड बट दे आर हियर टू enjoy the fame and the other aspects of जी, appreciation which goes with being an artist. मेरे फादर का कोई प्लान भी नहीं था जी, so जी. मेरा कोई प्लान भी नहीं रहा. आजकल देखने को ज़्यादा मिलता है, मतलब आज जिस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उसमें बहुत अनसर्टेन हो गया है. बड़े बड़े एक्टर्स आर नॉट वर्किंग एंड यू नो दे आर वर्किंग कुछ और जीवन में करने का सोचते हैं. खैर वापस आते हैं आपकी फिल्मों पे, जहाँ पे खोसला का घोंसला आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट. जी. हाउ दैट हैपेंड, उसकी कहानी और उसमें जो आपने काम किया है, मतलब दैट इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट. थैंक यू. मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट, यू नो एज सिनेमा लवर आप देखते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो हुई है सोसाइटी में. तो वो जो आपने रोल किया और वो जी. किस तरीके से उसकी कास्टिंग हुई, उसके बारे में ज़रा आप मुझे बताइए. सो खोसला आई थिंक 4th फिल्म जो मैंने साइन की थी. जी पहली थी एक छोटी सी लव स्टोरी, सेकंड उसी से ऑलमोस्ट सिमिलर थीम एक छोटी सी लव स्टोरी जैसा मुझे मिला फ्रीकी चक्रा जी विद वीके प्रकाश. तीसरी फिल्म शायद मैंने की थी जिस्म. जी फिर चौथी शायद थी खोसला का घोंसला. जी एंड खोसला का घोंसला के टाइम पे आई डोंट रिमेंबर शायद मैं वीजे था या नहीं था, मुझे याद नहीं शूटिंग के टाइम पे. बट आई न्यू जब स्क्रिप्ट पढ़ी यू नो फिर ऑडिशन के लिए बुलाया. पहली ऑडिशन हुई, दे सेड यू आर नॉट फिजिकली द राइट बट इट्स गुड वर्क. सेकेंड ऑडिशन के लिए गया, फिर वो अप्रूव हुई. उन्होंने कहा ठीक है आप फिजिकली कास्टिंग वाइज आप फिट नहीं बैठते हो बट जो डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो पार्ट को वी लाइक दैट सो वी आर हायरिंग यू. ये उन्होंने बता के मुझे वो कास्ट किया था. एंड स्क्रिप्ट पढ़ते ही पता था कि यू नो दिस इज़ अ फैबुलस स्क्रिप्ट. जी शूट करते हुए भी बहुत मज़ा आया बट
अड़चने भी आई अंडर प्रोडक्शन. अनुपम जी, ड्यू क्रेडिट टू हिम. बमन, जयदीप सानी, द राइटर, who is actually, you can say, single largest person responsible behind the film, क्योंकि वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था. दिवाकर बैनर्जी, डायरेक्टर. सो he did an amazing job of telling the story. So, but it was not without ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. वो अंडर प्रोडक्शन रुकी, फिर अटक गई बन के. तब भी हम लोग मिलते रहते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे. सविता राज जो हमारी प्रोड्यूसर थी, उनको भी मोटिवेट करते रहते थे. तो साल 2 साल ये अटकी रही. मेरी अपनी लाइफ में उस वक्त कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, मेरा, बिकॉज आई थिंक देन आई स्टॉप वीजिंग. एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तब मुझे याद है कुछ बैंकिंग सिस्टम का भी कुछ क्रैश हुआ था. प्रॉपर्टी प्राइसेस भी क्रैश हुई थी. तो मी एंड माई फैमिली वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट पीरियड. माई मदर पास्ड अवे इन दैट पीरियड. ये सब होता रहा पैरेलली. सो इट वाज रियली अ टफ पीरियड. जी. बीच में फिर मैं अमेरिका चला गया अपने भाई के साथ. वहाँ मैंने कोर्सेज किए एक्टिंग का, डिजिटल फिल्म मेकिंग का, ऑडिशंस करने शुरू किए. आई वाज ट्राइंग माय लक वहाँ, कह लीजिए. जी. फिर यहाँ ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो शुरू हुआ, तो विनी ने मुझे कॉल किया दे, सर आई केम बैक. फिर जाके 2006 में, जी, जब मैं ऑलरेडी ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो कर रहा था यहाँ एंड इट वाज डूइंग क्वाइट वेल, घोसला का घोसला रिलीज हुई. अच्छा, उस दौरान वापस आने के बाद मैंने एक और फिल्म की, प्यार के साइड इफेक्ट्स. जी. वापस आने के बाद, सो व्हाइल आई वाज डूइंग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो. जी. और 2006 में दोनों एक हफ्ता अपार्ट लगी, रिलीज हुई दोनों एक साथ. घोसला का घोसला जो 2-2.5 साल से अटकी हुई थी वो, और प्यार के साइड इफेक्ट्स जो मैंने 1 साल पहले ही शूट की थी वो, दे रिलीज्ड 1 वीक अपार्ट इन 2006. वाह. दोनों हिट्स, दोनों में मेरा काम लोगों को बहुत पसंद आया. दैट काइंड ऑफ चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब सडनली मेरा नाम एज एन एक्टर ऑन द मैप कहीं दिखना शुरू हुआ. जी. यहाँ पे आपकी पढ़ाई वगैरह हुई है, 2 आप जलंधर से हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर था आपका वो घोसला के घोसला में, मतलब वो दिल्ली का टिपिकल एक वो पतला दुबला दबंग लड़का, हर समय भाई कर दूं. सो उसकी प्रिपरेशन के लिए दिवाकर वाज मोर कि वो कैरेक्टराइजेशन उस तरीके से था, या आपकी भी कुछ उसके अंदर इनपुट थी, आपने कुछ उसके रिसर्च की उसके कैरेक्टर? ड्यू क्रेडिट टू जयदीप सानी एंड हिज सुपरलेटिव राइटिंग. मैंने तो आपको कहा था, वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही आदमी बंद करके the first thought I remember, जब स्क्रीन प्ले मैंने लास्ट पेज खत्म किया, the first thought जो मेरे दिमाग में आया था कि this is a perfect स्क्रीन प्ले. जी. और उसके बाद जो 2-3 साल अटकी रही फिल्म, मैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को कहता था कि यार ये वो फिल्म मेरी एक लग जाए. जैसे अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि मतलब कि यार मेरा जो सीरीज मेट्रो पार्क अटक गया वो लग जाए बस. जी. मेरा यहाँ जो काम जो कभी अटक जाता है, अभी एक सीरीज अटकी हुई है मेरी छोटे यादव, वो लग जाए यार. जी. So you know कि some things are going to be good for your career, but वो अटकी हुई है. So मेरे करियर ने ये बहुत देखा है. जी. जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा वही बात हो रही थी कि भाई आपने, because you choose your roles very wisely. और I'm a little careful about what I choose. And उसके बाद जब इस तरीके की चीजों में वो फंसते हैं, और जब रिलीज, कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर. मतलब पीपल रियली यू लुक फॉरवर्ड टू गेट दैट रिजल्ट जो ऑडियंस के पास पहुंचे. मिथ्या और सोन चिरैया जी, उसमें आपके अभिनय को बहुत सराहा गया. मतलब ऐसे जटिल किरदारों की तैयारी आप कैसे करते हैं? बिकॉज आप बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत ही आसानी से बोल रहे हैं कि नहीं स्क्रीन प्ले वगैरह ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी एज एन एक्टर, जैसे सोन चिरैया की बात करूं, तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है इन सारे किरदारों में? नहीं सर, चाहे मिथ्या हो चाहे सोन चिड़िया हो, प्रेपरेशन इज रूटेड इन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर्स विजन. या राइट. और मैं इस चीज़ में मैं बिल्कुल आप समझ लिए फौजी हूँ एज फार एज हायरार्की इज कंसर्न. जी. मतलब अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जी, और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट वो हायरार्की कभी मैं टूटने नहीं देता जी. कि डायरेक्टर का जो विजन है जी, डायरेक्टर इज का जो विजन ऑफ द स्क्रिप्ट है, राइट, वो आप पहले डिस्कस कर लो जी. जब आप प्री प्रोडक्शन कर रहे हो या बिफोर साइनिंग ऑन,
कि आपका विजन, मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मुझे ये रोल भी अच्छा लगा, आप क्या देखते हो इसमें, यू नो व्हाट सो वहाँ सिनर्जी अगर बनती है, देन ओनली यू शुड स्टेप ऑन टू फ्लोर. राइट. फ्लोर पे जाके चू चू चैं चैं करना, यू नो, मेरे को वैसे नहीं अच्छा लगता. बट अमूमन होता तो यही है यहाँ पे. नहीं, आई हैव, मतलब मैंने तो दो यू आर क्वाइट लकी कि तिशु भाई और तिग्मांशु धूलिया एंड दिवाकर बैनर्जी, ये लोग बहुत ही सुलझे हुए. तिग्मांशु जी के साथ में मैंने कभी एज एक्टर काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली. हालांकि अगर वो ये देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पे कृपा करें. बट आई वर्कड विद हिम एज अ को एक्टर एंड आई मेट हिम, आई नो हिम. ही इज अ रिमार्केबल फिल्म मेकर एंड एक्टर, आई मे ऐड. बट उनके साथ मैंने बतौर एक्टर कभी काम नहीं किया. बट रजत के साथ आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. आई हैव डन more than, I have done a couple of films with Neela Madhav Panda. Abhishek Chaube, who I think is one of the finest directors that we have. So I've worked with many great directors. And repeatedly I have managed to work with them. But उसका I think यही है कि creativity pre-production तक अच्छी लगती है, discussions वगैरह. ये जो डिसिप्लिन है, स्पेशली जब आप लो बजट फिल्म्स पे आपका करियर बना हो जैसे मेरा है ना जी, तो आप इसमें नहीं पढ़ते जो चौंचलों में कि सेट पे डिस्कशन हो रहा है एंड यू नो मेरा कैरेक्टर क्या है, ये मेरे मोटिवेशन क्या है, वो पहले कर लो. राइट. सो मेरी प्रेपरेशन, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इज रूटेड इन द स्क्रीन प्ले, इन द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर. राइट. बाकी आई थिंक बिकॉज मैंने बिहाइंड द कैमरा काफ़ी साल काम किया पहले, आई थिंक दैट gives me a more 360 view of how I work on set, even as an actor. तो मैं अक्सर ये जोक करता हूँ that for me being an actor is being assistant director in charge of that character. जी 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 जी. तो मेरा ध्यान मेरी continuity पे भी होता है, अलग, you know, of course somebody else is responsible, but I pay attention to these things. Right. कि आपकी continuity क्या है और यहाँ आपका, well, I'm actively involved. I don't have to be treated with baby gloves. A lot of actors have to. Right. And in fact आपने hosting भी Crime Patrol and आपने hosting भी किया, तो वो दौरान hosting Crime Patrol नहीं, मैंने शायद उसका Crime Patrol नहीं था, क्या नाम था, मैंने एक गेस्ट एज गेस्ट होस्ट एक आधा किया था, उसका सनसनी टाइप का जो था, आई फॉरगॉट उसका नाम क्या है शो का. बट ज़्यादा मेरी होस्टिंग रही है कॉमेडी शोज़ की, बिकॉज आप कह लीजिए माई रूट्स आर इन कॉमेडी. सो आई स्टार्टेड विद कॉमेडी एज अ वीडियो जॉकी, फिर ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो हमने जो टीवी के लिए किया था, दैट वाज कॉमेडी. होस्टिंग ज़्यादा यू विल, यू नो, आई हैव बीन अ प्रेजेंटर मोर इन अ ह्यूमरस टोन देन अ सीरियस टोन. जी. और इनफैक्ट जहाँ से आपका करियर शुरू हुआ है, आप देखें कि टीवी का एवोल्यूशन भी करीबन वही 99-2000 के आसपास हुआ, जब आपका भी करियर शायद शुरू हुआ. सो टीवी का एवोल्यूशन, देन सिनेमा थोड़ा चेंज हुआ, अब OTT का भी एक एवोल्यूशन है, वो तीनों के पार्ट रहे हैं. आपको क्या मतलब डिफरेंस क्या लगता है आपको आज में और आज से 10-15 साल पहले जो एक्टर और लोग काम किया करते थे, उसमें फ़र्क आपको क्या दिखता है आज? नहीं, फ़र्क आई थिंक यही है, ग्रोथ हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल. पहले सिर्फ थिएटर्स हुआ करते थे, तो टीवी आया तो लोग कहते थे अब थिएटर कौन जाएगा. फिर टीवी आ गया, लोग थिएटर जा रहे थे. फिर 1 के 10 चैनल हो गए, लोगों ने बोला अब तो 10 चैनल हो गए, अब थिएटर कौन जाएगा. सही बात है. फिर लोग थिएटर जा रहे थे. सही बात है. फिर 200 चैनल हो गए, लोगों ने कहा अब कौन जाएगा. राइट. अब विद OTT एंड इंटरनेट लाखों चैनल हैं, लाखों प्लेटफॉर्म्स हैं, चैनल्स हैं जहाँ आप तरह तरह की आप ऑडियो विजुअल्स देख सकते हैं. जी. So growth has been exponential in terms of both, in terms of opportunities as well as competition. जी. आजकल फिल्म मेकर्स आर नॉट जस्ट competing with other films, they are competing with reels. Absolutely. कोई बंदा डिसाइड करेगा यार ये पिक्चर जाऊंगे 2 घंटे रील्स देखूंगा, बोलेगा तेल लेने गया मैं 2 घंटे रील्स देखूंगा. और रणवीर भाई, जहाँ मतलब मुझे जहाँ तक याद आता है, मतलब आप थिएटर, वीडियो जॉकी, उसके बाद प्रेजेंटर, देन कॉमेडी शोज, फिर फिल्में, घाट घाट का पानी, और उसके बाद लेटेस्ट आपका आगमन रियलिटी शो बिग बॉस 3. उसके बारे में तो बहुत रील्स ऑलरेडी देख ही चुके हैं और सब जानते ही हैं. बट बिग बॉस में दो यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, आपने दूसरे भी बोला कि भाई पैसे की ज़रूरत थी तो आ गया लेकिन आपने ये डिसाइड
किया कि उसके बाद कुछ बदलाव होगा आपकी लाइफ में बिग बॉस के बाद? सबसे बड़ा बदलाव ये कि मेरा यूट्यूब चैनल जो आई थिंक 15 साल से बना पड़ा था वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था जी वहाँ कंटेंट डालना शुरू किया। अच्छा। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। जी 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 सेकंड ये आई थिंक सोशल मीडिया को जनरली मैंने बहुत एज लाइटली लिया हुआ था कि यू नो जी जब मुँह कभी दिल आया तो फोटो कोई डाल दी या कुछ लिख के डाल दिया। जी बट नाउ आई सी इट एज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जी कि यू नो सो ये फ़र्क है, ये फ़र्क पड़े। और एक जो बिग बॉस का जो हवा था जी लाइफ में, यू नो क्या है बिग बॉस, क्या है बिग बॉस वो तो बताइए। किसी को अभी तक नहीं समझ में आया। नहीं, वो हवा तो अभी भी बना हुआ है कि मतलब चलो जो अंदर जाके आया है वो तो बताए भाई क्या है बिग बॉस। बट वही है, आई थिंक वही है। एक मैंने बहुत पहले एक जोक सुना था कि एक बड़ा लेजी आदमी था और उसको एक दिन अखबार में एक ऐड दिखा कि महीने का 5 लाख रुपया आपको सिर्फ दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन बैठ के सोचना है बस। अच्छा ऐसा काम तो बहुत बढ़िया है, मैं तो पूरा दिन ऐसे बैठ के 8 Right. घंटे बैठ के। तो वो गया इंटरव्यू पे, सो उसने कहा हाँ भाई आप ये नौकरी चाहते हैं? कहता हाँ जी ये तो आप लिखा है हाँ मैं तो बहुत चाहूँगा। कहता डन, आपकी जॉब डन है। तो कहता अच्छा जाने से पहले एक बात बता दीजिए, जो दिन में 8 घंटे बैठ के सोचना है वो सोचना क्या है? उसने कहा आपको यही सोचना है कि 8 घंटे बैठने के पैसे कौन देगा। तो मतलब इन नटशेल ये जो बिग बॉस है वो ये ऑडियंस की देखिए ये शो है क्या पहले वो तो क्लियर हो, वो तो क्लियर हो। इसमें ही हुआ है लोगों का। हाँ वो तो है, मतलब वो तो लोगों को वही देखना है कि भाई क्या हो रहा है अंदर। क्योंकि और लोग क्या- जब मेरे को कहते हैं ना नहीं तू बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, मतलब फिर क्या खेल रहा था मैं? मतलब जब रूल्स बिग बॉस जैसे चल रहे हैं वैसे बना रहे हैं, जी जी ठीक है। एक ही चीज कांस्टेंट है कि वहां पे आपने 24 घंटे ऑन कैमरा होना है, राइट राइट। उसके अलावा तो कुछ कांस्टेंट नहीं है। जी। बाकी तो जो बिग बॉस बोल रहे हैं वो हो रहा है, यू नो यहाँ चाह रहे हैं वो हो रहा है। सो मुझे तो यही है कि भाई पहले तो थोड़ा यही नहीं समझ में आया कि कोई और आता है वो कुछ और करके निकल जाता है, यहाँ पे कोई और आता है वो कुछ और सोच के करके निकल जाता है, यही है। आई नो द वे आपने, क्योंकि सलमान जी के साथ आपने एक था टाइगर भी एक फिल्म की है, देन उसके बाद ये रहा, उनके साथ किस तरीके का अनुभव रहा आपका? सलमान भाई के साथ जी ही इज बीन ऑलवेज वेरी काइंड टू मी, वेरी जनरस विद मी। I have always had a great time. I have done 2 films with him, जी so I've always had a great time working with him. जी। सिंस यू कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली सो कॉल्ड, लेकिन आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं और आप बहुत ओपनली नेपोटिज्म के बारे में बात भी करते हैं। सो आई मीन डू यू थिंक कि ये एक बहुत बड़ा डेंट है इंडस्ट्री के लिए, जो नए कलाकारों को या पुराने कलाकारों को, मैं तो नया और पुराना छोड़ दीजिए, कलाकार घर पे बैठे हैं, वो आपको लगता है कि मतलब दैट इज अ बिग डेंट फॉर आवर इंडस्ट्री? हाँ, I think it gives the industry also a bad name, Yeah. and it's generally unfair also ना। और nepotism का is not to be, lot of people confuse nepotism के, मतलब कोई भी अगर किसी successful film professional का बच्चा अगर is doing well, that is nepotism. Right. Now that is not true. Nepotism as I read it is कि an undeserving child of a film professional is given repeated opportunities, but lot of people who are not of that profile get one opportunity and boom, या वो भी नहीं मिलती, जी, जी। lot of them. जी This is the problem. राइट जहाँ पे आपकी industry is not seen as promoting merit, राइट your industry is getting a bad name. I Right. agree with that. राइट। और दूसरा इट इज़ जो मेरा ये मेरा पर्सनल सोचना है कि फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे जो, तो एक तरफ रख दीजिए आप, किसी को अनड्यू एडवांटेज किसी एक इंडिविजुअल को देना, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, दैट इज ऑल्सो नेपोटिज्म। कि अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं और आप अनडिजर्विंग एक्टर को आप पुश किए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ नेपोटिज्म ओनली, राइट? So this is again a gray area. मतलब कि a father wants to give his wealth to his child. जी I don't think anybody can have a problem with that. राइट But a father being able to pass on his reputation and or his in terms of, अगर आप political parties की बात करें, जी ideology, जी कि ये मेरी political party है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और अब सक्सेसर जो बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा बिकॉज यही ये आइडियोलॉजी बेस्ट समझ। व्हाट अबाउट द मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव
created this platform are the ones who are worked, उनको भी तो fair chance मिलना चाहिए. जी. तो same way अगर a film professional wants to pass on his fortune to his children, I don't see any objection. But होता ये है कि reputations pass on हो जाती हैं. जी. कि ये स्टार थे, अब उनका बच्चा स्टार है. कोई बच्चे ने स्टार का काम किया नहीं, बट उसके पहले ही वो स्टार है. राइट. ये प्रॉब्लम है. जी. और कॉर्पोरेट का मापदंड क्या है, आप अभी तक समझे? नहीं, कॉर्पोरेट्स में तो लाइक आई सेड कि अगर मेरे पास मेजॉरिटी शेयर है ये कंपनी का, मैं अपने बच्चे को दे रहा हूँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कॉर्पोरेट्स में तो ये हो गया ना. कॉर्पोरेट्स में अब ये आई डोंट थिंक कोई कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस अगर पास ऑन कर रहा है कंट्रोल, इट्स बेस्ड ऑन सम मैथ. दे आर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर, सो दे आर पासिंग इट ऑन. बड़ी बड़ी कंपनीज में तो वो भी चेंज हो जाते हैं. जी. आई सी दिस वेरी ऑफन कि an actor's best and worst work is on the editing floor. Absolutely. I mean, सच्चाई है वो. मतलब आप देखें कि so coming back to that, बॉलीवुड में काम मिलने का मापदंड क्या है रणवीर भाई? एक अच्छा अभिनेता होना जरूरी है या और कुछ? आपके एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा आई थिंक नेटवर्किंग जरूरी है. अच्छा. देन सेकंड अच्छा अभिनेता होना. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी मैं अब इस उम्र में जाकर रियलाइज कर रहा हूँ. नहीं, अभी कहाँ उम्र हुई है आपकी? अभी तो आपका 5% देखा. 25 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए. सिल्वर जुबली हुई है अभी. सो प्यार के साइड इफेक्ट से लेके आपने बहुत सारे किरदार निभाए. कौन सा फेवरेट आपका रहा इतने दिनों में किरदार, जिसको आपको उसकी प्रिपरेशन और उसको करने में मजा आया? आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट दैट वे. आई हैव मतलब कहते हैं ना, अगर आज भी अंत प्रलय आ जाए तो आई वुड बी हैप्पी विद considerable number of films I've been a part of. So I'm very grateful for those. मिथ्या हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, कड़वी हवा हो, सोन चिड़िया हो, तितली हो, हौसला का घोंसला हो, प्यार के साइड इफेक्ट्स हो, एक था टाइगर हो, सीक्रेट गेम्स, सिंग इज किंग हो. Secret Games also I like. So I've managed to do quite a lot of, be part of lot of films which I can be proud of, which I think is a blessing actually. इंसान की फितरत ये है कि मुसीबत नेगेटिव ज़्यादा देखना and not to count your blessings. But definitely I've been very fortunate for these films, these projects. So अभी recently कुछ upcoming work है जो आने वाला है? जी हाँ, वो तो हमेशा अटका होता है. मैं आपको पहले बता रहा था, मेरा तो कुछ ना कुछ हमेशा अटका होता है और अच्छा अटका होता है. अच्छा अटका होता है. तो क्या क्या चीजें अटकी हुई हैं रणवीर भाई? जो अटकी हुई हैं, जिनकी आने की उम्मीद है, वो बताता हूँ. बाकी तो ऐसी अटकी हुई हैं कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं. जी. आई थिंक एक सीरीज है जो छोटे यादव, वो आएगी. एक सीरीज है कनेडा, वो आएगी. एक फिल्म है जस्सी वेड्स जस्सी, वो आएगी. एक फिल्म है हरि ओम हरि, वो आएगी. अच्छा. ये हैं जिन पे मेरी थोड़ी उम्मीदें टिकी हैं. जी. सो एज एंड व्हेन दे कम, जी, फिंगर्स क्रॉस्ड. जी बिल्कुल. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. वर्तमान भारतीय सिनेमा में के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको कौन सी चीज़ें आज की डेट में इनकरेज कर रही हैं और किन चीज़ों को लेके आप चिंतित हैं? नहीं, इनकरेजिंग जैसे आई सेड, लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड लॉट मोर कंपटीशन. आजकल तो ये है. सो स्पेशली इफ़ यू, अगर आप देखें मीडियम को देखें, इंटरनेट को नज़र में रखते हुए, सो द होल पैराडाइम ही चेंज हो गया है ऑफ एक्टिंग, ऑफ प्रोड्यूसिंग. आप घर पे फ़ोन उठा के शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं. आप सोलो परफॉर्मेंसेस करके रील्स बना के यू कैन मेक अ लिविंग. आजकल तो ये है. सो बहुत पैराडाइम शिफ्ट्स हो रहे हैं एज फार एज film making is concerned. Right. So like I said, I see lot more opportunities, but I also see lot more competition. ऐसी कोई चीज़ जो नेगेटिव, मुझे वो यही जो हम लोग बात कर रहे थे कि मैं इंटरनेट का एक ट्रेट देखता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों पर लोग ज़्यादा टैप इन करते हैं, क्लिक करते हैं. जी. ये मुझे कई लोगों ने स्टेटिस्टिकली भी बताया है, दैट इज़ ट्रू, कि ये इंटरनेट की देन है. मैं मानता हूँ जी कि कि नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा फीड करना, जी, इससे बचना चाहिए हमको. आई फील
बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दिस एट अ टाइम बिफोर द इंटरनेट। जो ऑडियो विजुअल्स जो बनते थे, जो मीडियम में जो बनता था, फिल्म्स में, टीवी में, इवन शुरू में ओटीटी में, मतलब शुरू में ये होता था कि हमको यार गालियां देने का फ्रीडम क्यों नहीं है या वायलेंस दिखाने का फ्रीडम क्यों नहीं है। वहाँ से शुरू हुई बात। अब कभी कभी मुझे कुछ पार्ट्स मुझे लगता है ऐसी एक सेगमेंट एग्जिस्ट होनी शुरू हो गई है विच एक्चुअली वांट्स टू फीड ऑफ नेगेटिव थिंग्स। सो वो मुझे थोड़ा, बट वो तो हर टेक्नोलॉजी की हर देन दो धारी तलवार है, मैं मानता हूँ। सो इंटरनेट के बहुत फायदे हैं बट उसके कुछ नुकसान भी हैं, एंड दिस इज द वन व्हिच आई फील वी शुड वॉच आउट फॉर। राइट, यू टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग इन आजकल की पैप कल्चर में, आई मीन व्हाट डू यू सी द डिफरेंस? एक तो नेटवर्किंग ऑब्वियसली इंडस्ट्री की एक नेटवर्किंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड वो आजकल जो सब लोग एयरपोर्ट से कहीं जा रहे होते हैं उसके बारे में क्या कहना है? मुझे पता नहीं, मुझे तो बहुत कभी कोई मिला ही नहीं एयरपोर्ट पे। आई डोंट नो, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड मैं कहीं जा रहा हूँ कि नहीं। मेरा एक एक्टर दोस्त है, वो लास्ट पॉडकास्ट में था, तो मैंने कहा ये एयरपोर्ट से लोग जाते कहाँ हैं? कहते नहीं, वो एयरपोर्ट तक ही जाते हैं फिर गाड़ी से वापस आते हैं। वो सिर्फ जो पैप्स होते हैं उनके लिए वो एयरपोर्ट जाते हैं, वो बाय बाय, मतलब उस तरीके से। आई डोंट नो सर, देखिए मैंने आपको कहा नेटवर्किंग और मार्केटिंग में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं जी। ना ही मैंने कभी इस पे पैसे खर्चे हैं जी। बट आई नो दैट देयर इज लोग आते हैं आपको ऑफर्स देते हैं, देयर इज अ बस्लिंग मार्केट फॉर मार्केटिंग एक्टर्स, जो चार्जेस आपको आपका चाहे परसेंटेज ऑफ या आप फिक्स पेमेंट्स पे आपकी मार्केटिंग करते हैं। मैंने तो कभी किया नहीं, ना मैंने कभी किसी पैप को चढ़ाया ना मुझे कोई पैप कभी मिला। अच्छा। मेरी लाइफ इज पैपलेस। बिग बॉस के बाद भी? हाँ, बिग बॉस के बाद एक दो जगह जहाँ मैं गया, थोड़ा उस टाइम पे मेरी प्रमोशंस भी चल रही थी शेखर होम की। जी। सो आई मेट सम, बट मेरा पैप्स के साथ ऐसा जैसे, बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने बिहाइंड द कैमरा इतना काम किया है, मैंने आई हैव सीन द अदर साइड आल्सो। मैं जी। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई यूज्ड टू कवर फिल्म इवेंट्स। अच्छा। तो मैंने तो वो भी देखा है। तो पैप्स के साथ मेरा कोलीग्स जैसा रिश्ता होता है, तो मेरी जो बैंटर भी उनके साथ होती है वो एज कोलीग्स होती है कि भाई तेरा काम है इधर मेरी फोटो लेना, मेरा काम है यहाँ पे फोटो खिंचाना, तो ये हम आप एक दूसरे को नमस्कार करें और चलें। जी। सो बिहाइंड द कैमरा आपने इतना काम किया है, जस्ट ऑब्वियसली वो एक्टिंग में तो उसका फर्क आता ही है, लेकिन उसके अलावा यू नेवर थॉट ऑफ डायरेक्टिंग समथिंग? बिल्कुल, my career started as a wannabe filmmaker. अच्छा। And I think somewhere it will end as some sort of a filmmaker. अब जैसा मैंने आपको कहा, और कुछ नहीं तो मैं YouTube कंटेंट बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ जब से जी बिग बॉस से बाहर आया हूँ। जी। So फिल्म मेकिंग, मैंने आपको कहा था, even when I'm acting, I'm thinking as a filmmaker only. जी। So films and music are the two big pillars of my life. और इनकी दुनिया में मैं कहीं भी चलता पुर्जा बन के आई कैन एग्जिस्ट। जी। और आजकल तो खैर सही तरीके से भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एक्सप्लोरिंग माय यूट्यूब स्पेस। हालांकि मेरे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है अभी, शायद 60-70 हज़ार ही होंगे शायद, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट स्पेस कि मैं इसका अब क्या करने वाला हूँ। दैट्स वाई आपके शो के ज़रिए भी मैं अपनी ऑडियंस को यही कहूँगा कि अब मैं घर बैठ के, जब होता था पहले काम बैठ के, यू आर ट्विडलिंग योर थम्स कि नेक्स्ट मैं फिल्म सीरीज़ क्या करूँ या मेरा नेक्स्ट प्ले का शो कब है। अब मेरा जितना फ्री टाइम होता है ना वो मैं इसमें लगा रहा होता हूँ, यहाँ मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या लिख रहा हूँ या आइडिया कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ। सो एटलीस्ट इट्स गिवन मी समथिंग टू डू इन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ माई लाइफ। राइट। एंड मेरा तो ये सजेशन रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आपका प्रभाव रहा है, मैं कमर्शियल सक्सेस की बात नहीं करूँगा, तो आपने देखी भी है और आने वाले टाइम में भी देखेंगे, बट उसके अलावा जो जितनी शेयर मार्केट की तरह आपका उतार चढ़ाव जो बाहर से मैंने देखा है, उस तरीके से मुझे तो ऐसा फील होता है दैट यू विल बी अ ग्रेट फिल्म मेकर, बिकॉज आप जिस तरीके के थॉट रखते हैं और जिस तरीके की प्रिपरेशन रखते हैं। बिकॉज सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। जो अच्छा सोचता है वो राइटर है, अच्छा लिखने वाला राइटर नहीं होता। नहीं, I have huge respect for Salim साहब, and he is one of those people जो ज़्यादा पब्लिक गेज में नहीं रहे हैं, बट उनकी जो चंद इंटरव्यूज हमेशा मैं, I never miss his interviews. जी। He is so wise and so learned, जी। and but yet थोड़ा वो अलूफ ही रहते हैं।
and I जी। love that about him. So I have a huge respect for him. जी जी जी। बहुत सारे लोग आपको आइडलाइज करते हैं, बहुत दुनिया में दूर बैठ के आपके काम को सराहते हैं, और बहुत सारे ऐसे मेरे हैं जो काम को? जी जी नहीं, बिल्कुल। मेरी तो अभी उम्र ही क्या है सर, नहीं, मेरा तो नहीं, अभी करना है अभी तो काम। नहीं, वही मेरा क्वेश्चन वहीं पे था कि हाउ डू यू एज एन एक्टर, व्हाट डू यू से अबाउट क्राफ्ट एक्चुअली होता क्या है एज एन एक्टर, एज एन एक्टर? जो क्राफ्ट के जो पिरामिड पे ना एक बहुत खूबसूरत टॉपिंग है, वो है लिविंग इन द मोमेंट। राइट। वो आप कोई भी स्कूल ऑफ एक्टिंग पढ़ लीजिए, वो एंड में वहीं आके बात टूटती है, लिविंग इन द मोमेंट। राइट। नीचे जो आपका पिरामिड है वो आपका प्रोसेस है, और वो हर एक्टर का डिफरेंट है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ एक्टिंग फॉलो करता हो, उनके जो स्ट्रैसबर्ग हों, एडलर हों, जो भी, वो जैसे भी आप आके, चाहे आप कुछ ट्रेनिंग ले ही ना, कई लोग इंस्टिंक्टिव एक्टर्स होते हैं जी। सो एज लॉन्ग ये जो प्रोसेस आपका क्या है, व्हाट गेट्स यू टू लिविंग दिस टू द बेस्ट दैट यू कैन, मतलब वो दैट इज द क्राफ्ट। हाँ। तो हर एक का ये पिरामिड अलग है, वो आपकी क्राफ्ट है। जी जी। सो मैंने पहले जब एक्टिंग शुरू की तो मैं स्कूल में आई यूज्ड टू डू रियली वेल इन ड्रामेटिक्स। आई थिंक 8th 9th 10th तीनों साल आई वाज द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एलोक्यूशन स्पीकर इन माय स्कूल। कॉलेज में फिर वो छूट गया, लाइफ कहीं और निकल गई। देन आई स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, वो कहीं रहता, इंस्टिंक्ट रहता है आप में एज डायरेक्टर जी, बट कभी वो यूज़ नहीं किया। देन फाइनली व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग, थोड़ा वो मेरे लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अपने आप को देखना, वो क्योंकि वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा जी। वो ओवरकम करते करते मुझे 10-15 साल निकल गए। अब जाके मैं कहीं आई डोंट क्रिंज व्हेन आई सी माई सेल्फ। अब मैं टेक्निकली देखता हूँ अपने आप को, अच्छा ये बेटर कर सकता था, ये ऐसा होना चाहिए था, बट आई एम नॉट इन लव विद लुकिंग एट माई सेल्फ, विच लॉट ऑफ people who want to be actors actually are. Right. Vanity, actor की जो vanity होती है। जी, you're right. So मैंने बिना ट्रेनिंग के भी इंस्टिंक्टिवली भी काम किया। फिर मैंने आपको बताया था, मैं एटलांटिक थिएटर कंपनी में एक सेमेस्टर पढ़ के आया, जो प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स, वो एक स्कूल ऑफ एक्टिंग है विच इज़ डेवलप्ड बाय विलियम एच मेसी एंड अपना, इनका क्या नाम है जो राइटर हैं, डेविड मैमेट, उनका इजाद किया हुआ ये स्कूल ऑफ एक्टिंग है, प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स। और मैं उनका आई लीन टूवर्ड्स मोर देयर प्रोसेस देन से जो क्लासिक जो मेथड है, या जिसको मेथड कहा जाता है, या बिल्कुल। हालांकि बहुत लोग अब काउंटर, अगर आप इस डिबेट में देखेंगे कि इन टू आउट या आउट टू इन, ये जो बेसिक दो फर्क है जो अप्रोच में ऑफ द क्राफ्ट, इसमें अब मेथड वालों का भी पुशबैक आना शुरू हो गया है कि नहीं, जो मेथड को आप बना रहे हो वो नहीं है, ऐसा नहीं हमने कभी कहा कि आप बिल्कुल कैरेक्टर में इतने डूबे रहे हैं, ये वो। सो बट एनीवे, फॉर मी, कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे लिए प्रैक्टिकल एस्थेटिक्स की टुवर्ड्स लीनिंग है, वेयर एज एन एक्टर योर क्राफ्ट डिपेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था, ऑन द स्क्रिप्ट एंड द विजन ऑफ द डायरेक्टर। कहानी आप क्या बता रहे हैं, अगर वो कहानी नहीं है तो वो किरदार कहाँ है? जी जी। अगर वो किरदार बिना कहानी के एग्जिस्ट करता है, फिर तो वो किरदार कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आज कह दूं मैं वो किरदार हूं, राइट, अगर कोई कहानी नहीं है। राइट। मैं अभी कह दूं कि मैं एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल राइटर हूं, ये मेरा किरदार है, बट इफ देयर इज नो स्टोरी दैट आई एम टेलिंग विच द कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, जी, दिस कैरेक्टर इज इन लिम्बो। राइट, कुछ भी करवा लो। सही बात है। सो again, so the approach being that the story that you're telling and the director's vision, the treatment of that story, that is paramount. Right. Then फिर आपका, then this is the approach that I have as my craft, and then I build the moment around this. Right. अब तो खैर दुनिया भर में अब शायद वो जो एस्थेटिक की जो आप बात कर रहे हैं ना, अब तो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करने लोग शुरू हुए हैं, बिकॉज कंप्लीट सिनेमा पहले से हो रहा है सर। ये तो FTI का कब से है कोर्स। हाँ, बट मतलब इंटरनेशनली जो है, पहले जो फिल्म क्रिटिक होने के लिए ये जरूरी होता था जी, यू नीडेड टू बी, मतलब नहीं तो आपको कोई खड़ा नहीं रखता, नॉलेज नहीं है ना आपको, अगर आप वो जानते ही नहीं हो। अब आप देखिए फिल्म क्रिटिक, हर कोई जो फिल्म देखता है वो फिल्म क्रिटिक भी है। हाँ, यूट्यूब पे तो खास करके सब बहुत है। पहले आपको जैसे आपके क्वालिफिकेशन जरूरी थी टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, बी अ फिल्म एक्टर, या कोई जबरदस्त एक्सपीरियंस जरूरी था आपका टू बी दैट।
फिल्म क्रिटिक होने के लिए भी आपको या क्वालिफिकेशन या फिल्म एक्सपीरियंस ज़रूरी था टू बी एबल टू टेल पीपल कि यार ये मैंने फिल्म देखी, इसकी ये ब्यूटी है, ये इसकी खामियां हैं। अब तो वो भी नहीं है ना। राइट। हर कोई जर्नलिस्ट है, हर कोई फिल्म मेकर है, हर कोई म्यूजिशियन है। द कंज्यूमर इज द क्रिएटर। या यू टच बेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द एजुकेशन पार्ट, बिकॉज आप इंजीनियरिंग करते हैं, आप TCS में जाते हैं, आप वो करते हैं, फाइनेंस में जाते हैं। एक हमारी अकेली इंडस्ट्री है जहाँ पे एजुकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि आपको एजुकेशन पढ़ा लिखा आपको नहीं होना चाहिए, या वो भी चलेगा, या पढ़ा लिखा होना चाहिए वो भी चलेगा। सो एक सीरियस एक्टर जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको क्या किस तरीके का प्रिपरेशन रणवीर भाई करना चाहिए? आने के बाद तो यहाँ की स्ट्रगल अलग है। मेरा सीक्रेट फॉर्मूला आपके शो पे अब दे रहा हूँ सबको, एंड इट इंक्लूड्स एजुकेशन बट विद अ ट्विस्ट। आई थिंक पहले आपको जो आप करना चाहते हैं ना, उसमें थोड़ा काम करिए, चाहे इंटर्नशिप के जरिए। थोड़ा पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर उसमें एजुकेशन कुछ क्वालिफिकेशन थ्योरी पढ़िए उसकी। ये जो हमारा सिस्टम है ऑफ थ्योरी पहले पढ़ना और फिर मैं आई हैव अ इशू विद दैट। मैंने ये देखा है कि जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते ना, आपके पास वो थ्योरी अब्जॉर्ब करते हुए जो सवाल हैं वही नहीं है जी। एंड आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप थ्योरी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं ना, आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल एक्सपीरियंस जब है, तो आप सवाल से ही पूछेंगे। सही बात। कि एक्सक्यूज मी सर, मैडम, ये जो आप कह रहे हैं, आप कह रही हैं कि लेंजिंग में फॉर एग्जांपल जी, कि ये सेट ऑफ लेंजेज मुझे यूज़ करने चाहिए फॉर दिस, इसके लिए बेटर है, बट अगर समझिए मैं क्लोज स्पेस में शूट कर रहा हूँ तो ये लेंस मैं नहीं यूज़ कर जी। अनलेस यू हैव फेस दिस इशू प्रैक्टिकली यू डोंट नो टू आस्क दिस क्वेश्चन। राइट। तब तो आप तब आप नोट्स ले रहे हैं जी, ये सेटअप में ये लेंजेज अच्छे हैं, राइट। ये लेंजेज ये काम। जी। सो दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आप एक्टर हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, इमीडिएटली थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, ज्वाइन नहीं कर सकते बनाइए। जी। आजकल अगर आप फिल्म एक्टिंग करना चाहते हैं, थिएटर ग्रुप बनाने के बाद उस पे फोन कैमरास पे शूट करना शुरू करिए, जी। डालना शुरू करिए। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी है, आप अपना चैनल खड़ा करके इंस्टा पे, यूट्यूब पे डालिए, जी। इमीडिएट आपको फीडबैक्स मिलेंगे। जी। You will get better, you will also develop a rapport with your audience. So this is the path I would say one should take Yes, I mean you well said as an actor or a filmmaker. कि you have to have right question to get right answers, because आपके पास वही नहीं है। हमें बड़े मजाकिया तौर पे बोला जाता है ना कि क्रिकेट, फिल्म्स, पॉलिटिक्स और प्यार, इसमें थ्योरी की नॉलेज ही है। प्रैक्टिकल बहुत कम लोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल सिनेमा में किस तरीके का सिनेमा और कौन से डायरेक्टर्स आपको पसंद है रणवीर भाई? बिकॉज वी वांट टू नो, बिकॉज ये सारी बातें जो कोई पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना है, सच अ फिल्म लवर, तो किस तरीके के कौन से डायरेक्टर्स आपके फेवरेट हैं और कौन सी फिल्मों के लिए आपका प्यार बहुत रहता है और किन सिनेमास में? सो जॉनर वाइज तो कोई मेरी कॉलिंग नहीं है जी, ना देखने में ना करने में। मुझे आप किसी भी जॉनर का अच्छी फिल्म दिखा लीजिए, या मुझे आप किसी भी जॉनर की अच्छी स्क्रिप्ट दे दीजिए टू बी अ पार्ट ऑफ, आई एम गेम। जी। येस, आई हैव अ सर्टन लॉयल्टी टू कॉमेडीज, बिकॉज उसमें आपको बताया, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का एक नज़रिया जीने का, या जो मेरी शुरुआत थी करियर की, वो कॉमेडी के साथ कहीं जुड़ी हुई है। जी। सो आई एम स्लाइटली पार्शल टू कॉमेडीज, बट आफ्टर दैट आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस। थ्रिलर हो, साइंस फिक्शन हो, दीज आर माई टॉप जॉनर्स। कोई भी फिल्म दिखा लीजिए, कोई भी फिल्म बनवा लीजिए। डायरेक्टर्स में बहुत हैं सर, आई कांट नेम वन हु आई आइडलाइज। स्कॉर्सेसी हों, ट्रूफो हों, मतलब आई हैव वॉच्ड एंड लव्ड लॉट ऑफ इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, बट कुछ जो एक आप कह लीजिए जिनके साथ मेरा एक स्पेशल लगाव है, जिनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट आप कह लीजिए मोर देन एनीथिंग, वो होंगे ताकेशी कितानो, बीट ताकेशी। उनके साथ मेरा एक, मतलब आई फील आई जस्ट लव हिम बिकॉज ही आल्सो स्टार्टेड हिज करियर एज अ कॉमेडियन एंड ही एंडेड अप मेकिंग सच फैबुलस डेडपैन वायलेंट फिल्म्स। और उनकी जो स्टिलनेस है उनकी फिल्म मेकिंग में,
स्टिलनेस के साथ क्या टेंशन वो क्रिएट करते हैं, कैसे उसको तोड़ते हैं. आई जस्ट लव हिम. मतलब मेरा एक स्पेशल लगाव है. बट बाकी ऐसा मतलब देयर आर आई हैव वॉच्ड एवरी probably some work of every filmmaker worth his salt internationally in the last 30-40 years. Like you said, I'm a film buff. I love watching films and music. Music में भी जैसे there are मेरे Led Zeppelin या S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मेरे eclectic mix है of English and हिंदी. Right. और उसमें भी अगर आप पूछेंगे कोई एक जिसके साथ आप मेरा खास लगाव हो तो स्टिंग. उनके साथ गॉर्डन समनर, उनके साथ मेरा एक उनका जो लाइफ रहा है ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ सॉन्ग राइटर एंड बीइंग एन एक्टर. सो ऐसे हैं कुछ जो एक होता है ना एज फैन बॉय आपका लगाव किसी के साथ हो जाता है. जी. तो ऐसे हैं बट नॉट दैट बिकॉज उनको मैं आइडलाइज करता हूँ या आई वांट टू बी लाइक देम. जी. बट वो प्रोसेस में है. हाँ, मतलब कुछ जिस तरीके के अब देखिए इंडस्ट्री के अंदर भी जिस तरीके से पिछले 5-7 साल में साउथ इंडस्ट्री हैज ग्रोन अप जी. अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सो कॉल्ड, अब देखिए वहाँ बाहुबली, RRR, जिस तरीके के एक्सपेरिमेंटल सिनेमा वहाँ चल रहे हैं मलयालम में या तेलुगु में, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति. उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है, देखने का नजरिया है, इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. नहीं, सो मलयालम सिनेमा हैज बीन डूइंग सुपरलेटिव वर्क फॉर अ व्हाइल नाउ, सो आई डोंट थिंक इट्स न्यू. बाकी अगर आप मेन स्ट्रीम जैसे ये RRR या इनकी बाहुबली की बात कर रहे हैं, इनमें भी दे हैव बीन टेक्निकली, साउथ हैज बीन लीडिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज इन फिल्म मेकिंग. दे हैव बीन लीडिंग फॉर अ व्हाइल. ये कोई नया नहीं है मेरे को लग रहा है. पिछले इनफैक्ट हम जब से तक मुझे याद है पिछले 20-30 साल से तो एटलीस्ट दे हैव ऑलवेज एक्सेल्ड. साउथ के डायरेक्टर्स 80s-90s में खास आते थे बिकॉज उनको कहा जाता था नहीं भाई देयर साउथ के डायरेक्टर्स टेक्निकली सो साउंड जी. क्योंकि यहाँ पे हमारे डायरेक्टर्स जो फिल्म मेकर्स कई ऐसे होते थे जो सुबह उठ के सीन लिखते थे और जी शूट करने. एक्टर्स ऐसे होते थे हु वर नोन के नहीं ये तो आएंगे ही नहीं, 3 घंटे बाद ही आएंगे. हालांकि इनका डिसिप्लिन साउथ का माना जाता था, भाई 9 बजे बोलते हैं, 9 बजे 9:15 पे पहला शॉट कैन्स में होता है. डायरेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो स्टूडियो राउंडअप्स वगैरह भी फिल्म इंडस्ट्री की भी जो बिहाइंड द सीन्स करता था शूट. सो आई रिमेंबर हम लोग जो साउथ के डायरेक्टर थे उनमें हैदराबाद में उनको मिलने गया था अपना, अरे यार कैसे नाम भूल रहा हूँ मैं. वो कहते थे कि मैं तो आता ही शूट पे सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए हूँ, मतलब क्रिएटिव यहाँ पे क्रिएटिव डिस्कशन कोई होती नहीं है. तो जो क्रू है जैसे ही डायरेक्टर ने ओके बोला उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं. दे ऑलरेडी पैक्ड अप, देयर लाइट्स, दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट शॉट. वो डायरेक्टर जो एक्टर कह रहा है कि सर मेरे को डायरेक्टर ने ओके बोल दिया जी तो खत्म, क्रू अगले शॉट पे ऑलरेडी चला गया. तो ऐसे वो सिस्टमैटिकली. सो आई एम सेइंग साउथ हैज इन दीज सेंसिबिलिटीज वैल्यूज दे हैव ऑलवेज हैड द एज ओवर बॉलीवुड. राइट यू राइट. सो आई एम नॉट एट ऑल, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग ही नहीं है जी. एक और चीज़ है रणवीर भाई की बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के सिनेरियो में, दैट आपने जैसे जिस्म की, आपने फिल्म की, और आपने उस ज़माने में भी इरोटिक्स फिल्में बना करती थी, बट नाउ इरोटिक इज नहीं ऐसी कोई मना नहीं की मैंने. इनफैक्ट मेरा तो करियर ही एक छोटी सी लव स्टोरी से शुरू हुआ है. राइट. सो नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है विद erotica. I have no issue at all. That is the freedom of expression of a filmmaker. Right. और उसमें आप वो लगाइए सर्टिफिकेशन, बच्चों को कैसे एक्सेस देते हैं. भाई मैंने तो, मेरा भी बच्चा है, उसकी तो मैंने लगा रखी हैं जो. पर OTT पे एक्सेस नहीं है ना अब सर्टिफिकेशन का. नहीं, आप डिवाइस में लगा सकते हैं ना जी. डिवाइस OTT पे भी है सर्टिफिकेशन की, ये इस एज की है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो. और डिवाइस में बच्चों की लगा के रखिए कि आप बच्चा 18+ का नहीं देख सकता मटेरियल, UAE देखेगा, ये डिवाइसेस में है सेटिंग्स. सो आई हैव नथिंग अगेंस्ट इरोटिका. पोर्नोग्राफी यस, मतलब देयर इज अ limit to what at least I would want to be a part of. Right. But I don't see any problem with having a scene which is erotic or even a story which is erotic.
सो विद योर एक्सपीरियंस आपको इंडस्ट्री में क्या लगता है कि कौन सा जॉनर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर? जैसे मुझे ऐसा लगता है हॉरर नहीं है. अब horror comedies are doing really well, which is great, which I think is a great genre. Horror comedies, because they have the tension of a horror, but they have the high release is better of a comedy. When you can laugh at something you fear, Right. it is very gratifying at a human level. Right. So they are doing well. ऐसा कुछ मैंने आपको कहा, मैंने कभी जॉनर के हिसाब से सोचा ही नहीं यार. अच्छा. हाँ, मैं सिनेमा के हिसाब से सोच सकता हूँ. जी. What makes good cinema, what makes a good screenplay, ऐसे मैं सोच सकता हूँ. मैं जॉनर के हिसाब से कभी तोला ही नहीं किसी चीज़ को. आजकल मेंटल फिटनेस के बारे में बहुत बात होती है और आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहा है. उनके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किस तरीके से यू हैव डेल्ट विथ दो सिचुएशन इन योर पर्सनल लाइफ एंड आज आप अपने आप को इस पूरी कॉम्प्लेक्स भरी चीज़ों में किस तरीके से आप अपने आप को आपने संभाला और आज आप वो सेल्फ लव की बात जो होती है ना, वो उसके बारे में बताइए ज़रा. नहीं, फर्स्टली आई विल से दैट आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. मैंने कोई ऐसी ग्रेट अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे. जस्ट फॉर समबडी हु कहते हैं ना, चेक योर प्रिविलेज. फॉर समबडी हु वाज बोर्न इन अ वेल टू डू रीजनेबली एफ्लुएंट फैमिली, राइट, थोड़े उतार हमने देखे फाइनेंशियली एज अ फैमिली, या मैंने भी एज एन इंडिविजुअल, बट दे कांट बी कंपेयर्ड टू व्हाट majority of the people in the world go through. So I wouldn't say ऐसी कोई मेरे पास great मेरी लाइफ ने कोई टेस्ट किया है मुझे. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, टच वुड. बट जो मैं अब बिकॉज मेरा एक बच्चा है, सो आई हैव टू यू नो address questions like this. Sure. तो मैं आई ट्राई टू समटाइम्स कोडिफाई कि क्या होना चाहिए. तो मैं यही कहूँगा, आई थिंक मेंटल हेल्थ स्टार्ट्स विद फिजिकल हेल्थ. राइट. अगर आप सही खा रहे हैं, सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही सो रहे हैं, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेसिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड. पहले तो मैं अपने बच्चे को भी यही कहता हूँ, पहले शरीर चेक कर लो. ईटिंग हेल्दी, आर यू ईटिंग द हेल्दी अमाउंट्स, आर यू ईटिंग द हेल्दी थिंग्स, आर यू स्लीपिंग राइट, आर यू एक्सरसाइजिंग राइट. ये हर एक में, और आई कैन एक्सपैंड, बट आई एम सेइंग ब्रॉडली. अगर आप बताना है फॉर्मूला तो. So then next step is you have to worry about what is going to feed this body, or how are you going to make a living, what is your work, right, and that has to be something which you love doing. Yeah. It can't be something जिसको तुम 4 घंटे करके तुम 5वें घंटे से कोफ्त आ रही है तुमको कि यार मैं निकलूँ यहाँ से यार. राइट. So 21 पे मैंने जब डिसीजन लिया कि मैंने जो भी मेरे रीजंस थे, मैंने आपको बताया मेरे फादर का भी वो था, बट आई लव्ड फिल्म मेकिंग एंड म्यूजिक. I love filmmaking and music. Right. तो मैं यहाँ अगर even if I'm not doing well, at least जो 12-16 घंटे मैंने दिन में काम करना है, I'm enjoying that. Whether उसमें से मेरे सक्सेस आती है कि नहीं, जी, that becomes important. Right. Right. फिर उसके आगे I mean अब शरीर हो गया, नेक्स्ट हो गया, फिर आप किस तरह से, आपका सोशल सर्कल क्या है, आपकी रिक्रिएशन क्या है. रिक्रिएशन अगर आपकी दारू बन चुकी है तो चेक योर सेल्फ. राइट. राइट. दारू इज नॉट, आप समझिए दारू, आप शरीर हाउ बैकवर्ड इट इज अफेक्टिंग द फर्स्ट 2 थिंग्स. राइट. अगर आपकी रिक्रिएशन दारू बन गई है, इट इज गोना अफेक्ट योर वर्क, इट्स गोना अफेक्ट योर हेल्थ. तो इसको थोड़ा साइड पे रखिए. राइट. बट अगर आपकी रिक्रिएशन बास्केटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, और उसके साथ दोस्त बनाना है, जी, तो अगर आप दारू की तरफ जाएंगे तो आपके दोस्त दारूबाजी बनेंगे. जी जी, सही बात है. अगर आप फिटनेस की तरफ जाएंगे तो आपके दोस्त फिटनेस वाले ही बनेंगे. जी. तो मेरी हॉबी साइंस है. मैं साइंस की वीडियोस देखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जो सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करता हूँ वो साइंस के या स्पिरिचुअलिटी के करता हूँ. सो ऐसे अपनी लाइफ को इनर से आउटर करेंगे तो आप तगड़े रहेंगे. जी. जो आपका सवाल था मेंटल हेल्थ का, आई होप आई हैव गिवन अ क्विक क्रैश कोर्स इन मेंटल हेल्थ. सो किस तरीके के डेस्टिनेशंस पसंद है फॉर योर अपने खाली समय पे बेटे के साथ, कहाँ पे? अब तो भाई जहाँ कहते हैं ना, जहाँ बच्चा ले जाता है वहाँ चले जाते हैं. बट पर्सनली आई लाइक बीचेस. जी. माय सन वाज 4 years ओल्ड, और उससे पहले भी मैं तो आई थिंक once a year आई हैव बीन टू गोवा फॉर द लास्ट, आई डोंट नो, 30 years.
40 years. नहीं 40 तो ज़्यादा हो गया. हाँ सर 35 years. 30 years. राइट. अब बच्चे के साथ अभी हम लोग जापान घूम के आए. अच्छा. सो आई लव ट्रैवलिंग. देयर आर फ्यू प्लेसेस जो मेरे को अपनी बकेट लिस्ट में से उड़ानी है. जापान इज़ वन ऑफ देम. सीइंग द नॉर्दर्न लाइट्स इज़ वन ऑफ देम. आई वांट टू गो टू ग्रीस बिकॉज उनका जो एंशिएंट कल्चर है वो मैं देखना अपनी आंखों से चाहूँगा. राइट. सो आई लाइक ट्रैवल बट आई एम नॉट. कई लोगों को बहुत तलब होती है ट्रैवल की. मेरा वैसा है नहीं. मैं थोड़ा घरेलू आदमी हूँ. घर पे रहना. मैं घर पे काम करना, अपने काम पे जाना, घर पे आना, बच्चा पालना, छोटा फ्रेंड सर्कल, मेरा ये थोड़ा ज़्यादा है. तो हिंदी में जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हिंदी में कहावत है कि जहाँ कहीं ढाढ़ो रानी वहाँ पड़े पत्थर पानी. तो बच्चा हो गया तो अब उसके हिसाब से अब चलना पड़ेगा. अब ज़्यादा दीज आर द टू सेंटर्स ऑफ माय काम और बच्चा, इनके बीच में चलता है. जी जी जी. सो रणवीर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. बहुत मजा आया बात करके. बहुत सारी चीजें इनसाइड बात की, नॉन कंट्रोवर्शियल बात की, बिकॉज कंट्रोवर्शियल्स तो बहुत हैं लेकिन वी जस्ट बिलीव एंड वी होप. मेरा एक पर्सनल ये होप है कि आप बहुत जल्दी डायरेक्शन में उतरें. थैंक यू सो मच. और आप फिल्म मेकिंग की जो इतनी आपकी नॉलेज है और आपने जितना गेन किया है अपना एक्सपीरियंस थ्रू फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, वी वुड लाइक टू सी some really good projects. प्रॉब्लम ये, मैं I see so many people जिनसे मैं सीखा हूँ who are so much better at me. I see them struggling making films. तो मेरा जिगरा ही नहीं पड़ता उधर जाने का. भाई इसकी नहीं बन रही तो मैं क्या बना लूँगा. हाँ नहीं, देखो सचिन तेंदुलकर रिटायर होता है तो विराट कोहली तो आता ही है, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेशन. बट मेरा ऐसा मानना है कि पर्सनल मेरा ये है कि यू विल बी अ ग्रेट फिल्म मेकर. थैंक यू. एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर. सारी की सारी रिलीज हो, आपकी जो लाइन आपने दी थी वो सबकी सब रिलीज हो पहले. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. फ्राइडे टॉकीज पे सूत्रधार पे देखना ना भूलें, बातचीत करते हुए अपनी जिंदगी के बारे में. और ऑफ कोर्स सूत्रधार और फ्राइडे टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो दोस्तों आज रणवीर जी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने काम को एंजॉय करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. नदी जब भी पहाड़ों के बीच में से निकलती है और रास्ते की परवाह नहीं करती और चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है और एक दिन समुद्र तक पहुंच ही जाती है. तो आप भी अपना कर्म करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी. अगले एपिसोड में आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा एक ऐसे ही शख्सियत के साथ, ऐसी ही इंस्पिरेशनल और जिंदगी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों को जानने के लिए. देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय. धन्यवाद.